आगे बढ़ रहा है अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। 15 जून की शाम को गुजरात के तट से टकराएगा बिपरजॉय। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। कच्छ, जामनगर, द्वारका में हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश। गुजरात के बाद दक्षिण राजस्थान में दिखेगा तूफान का असर। विधि आयोग ने एक बार फिर नए सिरे से समान नागरिक संहिता पर लोगों की राय मांगी। सार्वजनिक व धार्मिक संगठनों से 30 दिनों में मांगे गए सुझाव। ओबीसी आयोग के चेयरमैन हंसराज अहीर का बड़ा आरोप। ओबीसी की सूची में गड़बड़ी के बाद पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में हिंदू ओबीसी छात्रों के बजाय मुस्लिम ओबीसी को ज्यादा तवज्जो देने का आरोप। हंसराज अहीर ने कहा, राज्य सरकार ने हिंदू ओबीसी के साथ किया अन्याय। केंद्र के 9 साल पर केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जनजातीय समुदाय के विकास और उत्थान के लिए तमाम कदम। जनजातीय समुदाय के प्रत्येक गांव में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हो रहा है तैयार। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, 9 साल में उद्योग जगत में भय और लाल फीताशाही हुई खत्म। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की रैलियां। गिनाई मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां। कहा, मोदी सरकार ने 9 साल में वंशवाद से विकासवाद का परिवर्तन और वोट बैंक की राजनीति से रिपोर्ट कार्ड की राजनीति तक पहुंचने का किया काम। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंदर लगी आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट के 3C डिपार्चर टर्मिनल बिल्डिंग में आग लगी थी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए कोलकाता से जुड़ रहे हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी। प्रसेनजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि आग को पूरी तरह काबू पा लिया गया है। अच्छी बात यह कि किसी तरीके के जान माल की नुकसान, धन का नुकसान हुआ है निश्चित तौर से, लेकिन किसी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के घायल होने या क्या है ताजा जानकारी? देखिए, ये तो सही है कि काबू पे पा, लेकिन बात यह है कि ऐसी जगह पर आग लगी कि वो जगह पे जो ड्रॉप इन लागेज, वो सारे ड्रॉप इन लागेज वहां पे रखा गया था और वहीं से बेल्ट पे चढ़ के वो सारे लागेज फ्लाइट तक जाना। तो इसीलिए ये लागेज का बड़ी पैमाने पर नुकसान की खबर हमारे पास है। और जिस तरह से अंदर में ये आग लगने के कारण पूरे जो एयरपोर्ट एरिया है अंदर की, उसमें धुआं हो गया था। धुआं होने के कारण जो डिपर्चर के लिए वहां पे इंतजार में थे, वो सारे कुछ लोग वहां पे अपनी तबीयत ठीक नहीं पा रहे थे। सारे लोगों को इवाकुएट किया गया। एयरपोर्ट की सारे काम ठप हो गया था। करीब 3 या 4 फायर टेंडर पहुंच के काफी मुशक्कत के बाद ये आग के ऊपर काबू पाया। लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी और करीब 9:15 के आसपास और तुरंत फैल गया था, जो काफी चिंता की बात है। जी, तो आग को पूरी तरह काबू पा लिया गया है। किसी तरीके की किसी परेशानी की बात नहीं। आप बता रहे डिपार्चर टर्मिनल था 3C, आप बता रहे हैं, तो काफ़ी संख्या में वहाँ पर यात्री होते हैं, क्योंकि अराइवल पे भले ही कम होते हैं, डिपार्चर पर खुद लोग वेट भी करते रहते हैं। जिन लोगों को थोड़ा बहुत सफोकेशन या जिस तरीके की स्थितियों से आग के बाद धुआं या अनइजीनेस, क्या किसी भी तरीके से कुछ लोगों की स्थिति सामान्य है या फिर किसी को किसी तरीके की मेडिकल एड की ज़रूरत है या नहीं है? हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बता रहे थे कोलकाता से कि एयरपोर्ट के अंदर लगी आग को बुझा लिया गया है। 3C जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके डिपार्चर टर्मिनल पर
ये आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और आग को पूरी तरह काबू पा लिया गया है। और अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके के नुकसान की खबर नहीं है, यात्री सुरक्षित हैं और किसी तरीके की आशंका वहाँ पर नहीं है यात्रियों की सहूलियत को लेकर या फिर उनकी स्थिति को लेकर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अति गंभीर रूप ले चुका चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुरुवार शाम गुजरात में कच्छ के जखा तट से टकराएगा। इसकी रफ्तार उस समय होगी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा। एनडीआरएफ से लेकर सेना तक चक्रवात से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अस्पतालों की तैयारी का भी निरीक्षण किया है। गुजरात में बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के कारण तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया है। अमित शाह बिपरजॉय चक्रवात को लेकर व्यस्त हैं और जमीनी स्थिति जानने के लिए वे गुजरात जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिपरजॉय को लेकर तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत कर तैयारी की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने बताया कि चक्रवात के कारण किसी भी स्थिति या आकस्मिकता से निपटने के लिए सेनाएं स्थानीय प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में अस्पतालों का निरीक्षण किया और उपलब्ध ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर बेड की जानकारी मांगी। उन्होंने चक्रवात के बाद आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्षा की। साइक्लोन पास हो जाने के बाद जो सिचुएशंस क्रिएट होती है उसका मैनेजमेंट बहुत आवश्यक होता है और उसमें हेल्थ इमरजेंसी सबसे प्रायोरिटी में होती है। कोई कैजुअलिटी की स्थिति में या तो कोई जख्मी हुए हो, वैसे लोगों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाना ये बहुत आवश्यक होता है। वैसी स्थिति में एक KK हॉस्पिटल भुज की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे 15 बेड आइडेंटिफाई करके सुरक्षित रखा गया है ताकि भविष्य में ऐसी कोई इमरजेंसी में पेशेंट को लाया जाए तो उसको बेहतर ट्रीटमेंट मिले। भुज के अगल बगल की सारी हॉस्पिटल में कितना बेड उपलब्ध है, कितना क्रिटिकल बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी सिक्योर की गई है ताकि इमरजेंसी की स्थिति में सभी को तुरंत ही इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल पाए, ऐसा सारा प्रबंध किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गांधीनगर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये बैठक गुजरात के स्टेट इमरजेंसी सेंटर में की गई और बिपरजॉय के खिलाफ तैयारियों को लेकर जानकारी ली गई। बिपरजॉय के चलते केंद्र और राज्य सरकार लगातार सतर्कता बरत रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और आला अधिकारी हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर है। गुजरात में भारी बारिश के आसार हैं और इससे निपटने की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। गुजरात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर यात्रियों और ट्रेन संचालन में सुरक्षा के संबंध में एहतियाती उपाय के तौर पर 76 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। 36 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है जबकि 31 ट्रेनों को शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है। अति गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान बिपरजॉय के कल शाम तक उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने और सौराष्ट्र, कच्छ तथा जखाऊ बंदरगाह के पास गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान में कराची के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर समुद्री तटों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। Kutch and Devbhoomi Dwarka will be having the higher wind speed, and at present wind speed is about 65 to 75 kilometers per hour, gusting to 85 kilometers per hour. The wind speed will gradually increase, and by the time it crosses the coast, it will be 125 to 135 kilometers per hour. That is from 15th afternoon. गुजरात के मांडवी में तूफानी चक्रवात बिपरजॉय के कारण तेज हवा चल रही है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात के अमरेली में सियालबेट के ग्रामीणों तक जरूरी सामान नावों से पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। पुलिस द्वारा सभी शिविरों में सब्जियां और दूध सहित आवश्यक सामान वितरित किया जा रहा है। कच्छ के कांडला बंदरगाह पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर तैयारियां की गई हैं। चक्रवात को लेकर कांडला बंदरगाह पर सभी परिचालन बंद कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन की कार्रवाई की गई है। पिछले 2 दिन से ये कार्रवाई चल रही है और तकरीबन 45,000 से ज्यादा लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं सुरक्षित स्थानों पर।
आगे हमारा इम्पोर्टेंट जो फोकस एरिया है वो ये है कि लैंडफॉल होने तक जो कम्युनिटी है, लोग हैं, वो कन्फाइंड रहें। इस बीच कच्छ के तटीय इलाकों में गांव वालों के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। कच्छ के सीमावर्ती गांवों के निवासियों को बीएसएफ ने न सिर्फ शरण दी है बल्कि उनके खाने और रहने की पूरी व्यवस्था का जिम्मा भी सीमा सुरक्षा बल ने उठाया है। जैसा कि बिपरजॉय जो तूफान है, साइक्लोन है, वो हमारे इस इलाके में टकराने वाला है, उसके लिए हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। साथ में नज़दीक में जितने भी गांव के लोग हैं उनको सबको बता रखा था कि हमारे कैंप के दरवाजे तूफान के दौरान किसी भी स्थिति में आपके लिए खुले हैं। आने वाले तूफान के संभावित भयानक प्रभाव को देखते हुए द्वारका देवस्थान समिति ने गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि पुजारी परिवार के द्वारा श्री जी की सभी नियमित सेवाएं हमेशा की तरह जारी रहेंगी। वहीं द्वारका प्रशासन ने संभावित तूफान के मद्देनजर व्यापक तैयारियां की हैं। द्वारका के एसडीएम पार्थ तलसानिया ने द्वारकाधीश मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से फिलहाल अपनी यात्रा टालने की अपील की है। कल श्री द्वारकाधीश मंदिर दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेगा। यात्रिकों को अपनी सुरक्षा और सलामती के लिए द्वारका ना आने की सलाह दी जाती है और संस्था के जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उस पर आप दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि 16 जून को दोपहर तक चक्रवात बिपरजॉय राजस्थान की ओर प्रवेश करेगा। 16 तारीख को भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 17 जून को भी भारी बारिश की संभावना रहेगी। 16 जून को जो साउथ वेस्ट राजस्थान का जो बाड़मेर और जालौर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हमने आज रेड वार्निंग इशू की है, क्योंकि 16 जून को आप देखेंगे कि जैसे ये सिस्टम साउथ वेस्ट राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा तो भारी बारिश का दौर जो है वो शुरू होगा और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 200 mm के आसपास या 200 mm को भी क्रॉस कर सकता है बाड़मेर और जालौर डिस्ट्रिक्ट में। चक्रवात से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। प्रशासन दिन रात काम में जुटा हुआ है और हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। आपदा के समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना कारगर साबित होता है, इसकी बानगी है सूरत शहर का आईसीसी यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर। यह सेंटर चक्रवात बिपरजॉय से निपटने में मददगार साबित हो रहा है। देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए सूरत शहर में 2600 कैमरे की नजर है। ये नजर सूरत शहर के आईसीसीसी यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जरिए संभव हुई है। सेंटर से शहर के 72 लाख लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। सेंटर से चक्रवात की दिशा, शहर में कहां पेड़ गिरे हैं, कहां की स्ट्रीट लाइट को खतरा है, कहां एम्बुलेंस की सुविधा मौजूद है और कहां के होर्डिंग हटाए जाने हैं से लेकर आम जनता की तमाम चुनौतियों की जानकारी जनता और प्रशासन को मिल रही है। सूरत में बिपरजॉय साइक्लोन के लिए जो कामगिरी की जा रही है उसका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के थ्रू मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जितना भी वेदर फोरकास्ट है और उससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उन सभी को संकलित तरीके से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मॉनिटर किया जाता है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वेदर फोरकास्ट की, विंड रिलेटेड, पवन, रेनफॉल रिलेटेड, साइक्लोन रिलेटेड, वो लोगों को आईसी के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड कमांड सेंटर बना। उसके बाद देश के बाकी स्मार्ट शहरों में भी सेंटर का निर्माण हुआ। साल 2018 में विशाखापत्तनम में आए चक्रवात में इस सेंटर ने आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद और सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। खासकर कोरोना काल में देश के स्मार्ट शहरों में बने इस सेंटर का लोगों की जान बचाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशाखापट्टनम है, काकीनाडा है, उड़ीसा है, वडोदरा और सूरत के पहले के फ्लड्स हैं, चेन्नई है, कोच्चि है, इन जगहों पे इसके फायदे हमें पहले भी देखने को मिले हैं। और कोविड में तो जिस समय कोविड आया था उस समय करीबन हमारे 60 से 70 ICCC बन गए थे। सारे ICCC जो है कन्वर्ट हो गए थे वॉर रूम में। वहीं पे सभी जो है सरकारी एजेंसीज, चाहे वो पुलिस हो, हेल्थ हो, कलेक्टर की एजेंसी हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कमिश्नर हो उनकी एजेंसी हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के स्टाफ हो या प्राइवेट एजेंसीज भी थे, कई हॉस्पिटल के प्रतिनिधि भी थे, कई सारे जो एम्बुलेंस प्रोवाइडर्स हैं उनके प्रतिनिधि भी थे और सब एकजुट होकर उन्होंने पूरा मैनेजमेंट किया। अरब सागर से सटे गुजरात के तट पर चक्रवात से 2 से 3 मीटर की लहरें उठ रही हैं।
दूसरी तरफ प्रशासन भी मुस्तैदी से आपदा का सामना करने में जुटा हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे आपदा में भी ICCC का उपयोग किया जा सकता है, इसकी वानगी गुजरात के सूरत शहर में देखने को मिल रहा है, जहां साइक्लोन प्रभावित इलाके में इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। कैमरामैन किशन चंद के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, दिल्ली। भारतीय विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता की जरूरत पर नए सिरे से गौर करने का फैसला किया है। आयोग ने आम लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों से इस बारे में विचार मांगे हैं। इच्छुक व्यक्ति और संगठन नोटिस जारी होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर विधि आयोग को अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने मुद्दे की पड़ताल की थी और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सभी हितधारकों के विचार मांगे थे। इसके बाद परिवार कानून में सुधार पर 2018 में एक परामर्श पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन अगस्त 2018 में 21वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया। विषय की प्रासंगिकता, महत्व और इस पर विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए 22वें विधि आयोग ने इस मुद्दे पर नए सिरे से चर्चा करने का फैसला किया है। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को अपनी परामर्श प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जन संवाद का आयोजन किया। इसका उद्देश्य दिल्ली NCR में रहने वाले उत्तराखंड के वासियों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव एकत्रित करना है। समिति का कहना है कि कानून का फाइनल ड्राफ्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की परामर्श प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। इसी कड़ी में बुधवार को समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों और अन्य लोगों से भी सुझाव लिए। समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि समिति का उद्देश्य परंपराओं और रीति रिवाजों में दखल दिए बिना ऐसे एक समान सिविल कोड की सिफारिश करना है जो संविधान की भावना के अनुरूप हो, विशेषकर महिलाओं को किसी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े। We have a uniform civil code. We will be able to fight inequalities in economic, social, religious field में जो भी inequalities है, if we have uniform civil code, we will be able to fight those inequalities better. It's for all women, all children, people of all faiths. That's what we are trying. We are bringing them on equal basis. We want to deal with them. समिति के मुताबिक उन्हें लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल करने, लिव इन रिलेशनशिप और LGBTQ कम्युनिटी को भी समान नागरिक संहिता में जगह देने के सुझाव मिले हैं। राज्य के निवासियों सहित विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से मिले 2.5 लाख से ज्यादा सुझावों पर समिति का विचार विमर्श हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इस समिति का गठन मई 2022 में किया था। इससे पहले कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत पर टिप्पणियां कर चुके हैं। संविधान बनाते समय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर व्यापक चर्चा हुई और कई सदस्यों ने इसे लागू करने की मांग की थी। हालांकि उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए संविधान सभा ने यह जिम्मेदारी आने वाली सरकारों पर छोड़ दी थी। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सरकार देश भर में एक समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रयास करेगी। विकास सारथी, DD न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहे। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में नामांकन पत्र जमा करने को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई, तो बांकुरा में पंचायत चुनाव में नामांकन फॉर्म खरीदने के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया जा रहा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। चुनाव तो दूर की बात है, अभी नामांकन के दौर में ही हिंसा बेकाबू होती दिख रही है। राज्य के विभिन्न इलाकों में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये गणतंत्र रक्षा के लिए ये गांव की सरकार है पंचायत, ये लूटने नहीं दिया जाएगा। 20,000 सीट में निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए साजिश किया है राजीव सिन्हा और ममता जी का मिला भगत, साथ में पुलिस है। मेरा साथ जो डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसमें उन्होंने बताया
जब हाईकोर्ट मुझे स्टैट्यूटरी पावर दे दिया और कोई सेंसिटिव बूथ नहीं है बंगाल में, कोई जरूरत भी नहीं है सेंट्रल फोर्स का। ताजा घटना में दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में नामांकन पत्र जमा करने को लेकर दो गुटों की झड़प में फायरिंग हुई। बासंती हाईवे पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने गोलीबारी की, जिसमें सुनील हल्दर नाम के एक तृणमूल कार्यकर्ता घायल हुआ, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। विरोध में बासंती हाईवे जाम कर उसके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई हैं। पुलिस ने 17 से 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कन्फ्रंटेशन हुआ दो ग्रुप में, उसका हम लोगों का उस कन्फ्रंटेशन का इन द मिडिल वी वर एंड देन दे सडनली मॉब अटैक्ड ऑन पुलिस। दो अभी इंजुरी हमरा ऑलरेडी found here, and those two are already admitted in primarily Canning Hospital. Then they have been transmitted to another hospital of Kolkata. Their condition is now stable. हम लोग arrest किया already 17-18 already arrest किया, and a specific case is being started, and will get all legal action as per law. वहीं बांकुरा में पंचायत चुनाव में नामांकन फॉर्म खरीदने के दौरान एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। ये हिंसा बांकुरा के सोनामुखी में हुई है, जहां बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद सौमित्र खान के काफिले को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। हिंसा के बीच ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया और नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां ये राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होंगे। एक ही बार में मतदान पूरा कराया जाएगा और वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हंसराज अहीर ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि ओबीसी की सूची में गड़बड़ी के बाद पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में भी हिंदू ओबीसी छात्र के बजाय मुस्लिम ओबीसी छात्रों को ज्यादा तवज्जो दी गई। हंसराज अहीर ने कहा कि बंगाल सरकार ने हिंदू ओबीसी के साथ अन्याय किया है। बंगाल में जो भी ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन है और ओबीसी छात्रों के साथ में मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स है और जो भी सरकार की योजनाओं का लाभ ओबीसी की असली जातियों को मिलना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं अनियमितता भी हुई है, छेड़छाड़ हुई है, अन्याय हुआ है, उनका अधिकार छीना है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है। अरुण सिंह ने कहा कि खनन माफिया साधु संतों की हत्याएं और दमन करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की। और 551 दिन बाद गहलोत जी कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि सरकार के जेब में अब पैसा आ रहा था, ब्लैक मनी आ रही थी, तो संत विजय दास ने खुद आत्महत्या की। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां 12-12 पुजारियों ने या तो आत्महत्या की होगी या उनको जिंदा जला दिया गया है। राजसमंद में तो पुजारियों को जिंदा जला दिया गया। ये ऐसा कुकर्मी शासन वहां पे चल रहा है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रत्येक गांव में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। वहीं भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि 9 साल में उद्योग जगत में भय और लालफीताशाही खत्म हुई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में 9 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता को सरकार के कामों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मंत्रालय से जुड़ी तमाम उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के विकास और उत्थान के लिए पिछले 9 वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 38,000 नए अध्यापकों की नियुक्ति करेगी। ब्लॉक स्तर पर आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। यही नहीं, आदिम जनजातीय समुदाय के प्रत्येक गांव में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक गांव का डेटाबेस बनाए, प्रत्येक गांव के लोगों के प्रवृत्ति का मानक, यानी हम प्रिमिटिव ट्राइब में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहाँ पर कैसे हो रहा है और उसमें हम किस तरीके से चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं। तो ये 15,000 करोड़ का जो राशि है वो स्पेशल फॉर प्रिमिटिव ट्राइब्स है। अर्जुन मुंडा ने आगे कहा कि देश भर में वन अधिकार कानून के तहत जनजातीय समुदाय को 21,99,000 सरकारी भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वन उपज की संख्या को केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 27 कर दिया है। इसके तहत सरकार समर्थन मूल्य भी देती है। वहीं केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 9 सालों में उद्योग जगत में बढ़ोतरी हुई है, भय और लाल फीताशाही खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ की PLI योजना लॉन्च हुई है। 50 गीगावाट की ACC बैटरी हिंदुस्तान में, आज अभी हिंदुस्तान में एक भी गीगावाट बैटरी नहीं बनती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी लीडरशिप में भारत सरकार ने तय किया कि हम 50 गीगावाट बनाएंगे। गौरतलब है कि 9 साल के मौके पर तमाम केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो बीजेपी भी मेगा जनसंपर्क अभियान चला रही है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कुल्लू में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और NDA सरकार के लोगों को सेवा, देश के सुशासन और गरीब कल्याण की प्रतिबद्धता को एक बार फिर व्यक्त किया। आज राजनीति की संस्कृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल डाला है। वंशवाद से विकासवाद का परिवर्तन और वोट बैंक की राजनीति से रिपोर्ट कार्ड तक की राजनीति तक पहुंचना, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। राजनीति में किस तरीके से छल कपट से सत्ता को हत्या कर लोगों की हित की बात कह के लोगों का अहित करने पर आमदा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां खड़ी, वंशवाद से विकासवाद की ओर। राजनीति में क्या हो रहा था? मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा दामाद, बाद में मेरा पोता, यही पार्टियां बन गई और यही है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बुधवार को पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया। रैली को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल सुशासन के साल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है, जो 70 साल में नहीं हुआ। 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए किसान निधि के दिए जा रहे हैं। किसानों की बात होती है, बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दम भी भरा है, लेकिन जो काम किसानों का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उतना कभी भी किसी किसान का नहीं हुआ है। यह मैं दावे से ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं। जिस देश में स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसा बीच में रह जाता है, बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, वहां प्रधानमंत्री मोदी 11 करोड़ 78 लाख किसानों को एक बटन दबाकर 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा देते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर खड़ी होती है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में लव जिहाद के खिलाफ गुरुवार को होने वाली महापंचायत को लेकर शासन प्रशासन सक्रिय है। प्रशासन ने साफ साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के पुरोला में लव जिहाद के खिलाफ गुरुवार को होने वाली महापंचायत को लेकर शासन प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने एहतियातन पुरोला में धारा 144 लगा दी है।
पुरोला में निषेधाज्ञा 19 जून तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये जरूर चिंता का विषय है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कानून व्यवस्था को खराब करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। वहीं आईजी गढ़वाल के.एस. नगन्याल ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड जीरो पर माहौल शांत बना हुआ है और आपसी सौहार्द का माहौल नजर आ रहा है। ये कई दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है कि जैसा आप लोग भी बता रहे हैं 15 को महापंचायत है, इसके रिगार्डिंग कल गोष्ठी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा आयोजित की गई सभी संगठनों के साथ। तो अनुषांगिक संगठन है इनके, और दोनों ही पक्ष के संप्रदाय के लोग थे, और सबने यही कहा है मीटिंग के दौरान कि अमन से शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। पुरोला मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। पुरोला में आपसी सद्भाव को बनाए रखा जाएगा। समाज के अंदर विद्वेष खड़ा ना हो, इस भाव के साथ उसकी व्यवस्था ठीक करना सरकार का उत्तरदायित्व है, और हम सबसे आग्रह भी कर रहे हैं इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण ना हो जिससे आपसी द्वेष खड़ा हो। ये भी सच है कि कुछ तथाकथित लोग, उनका समाज से कोई वास्ता नहीं होता है, लेकिन वो लोग जानबूझ के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देवभूमि के अंदर है, उस षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। मैं सबसे अपील करूंगा अपने नौजवानों को, अपने परिवार के लोगों को, संस्कार का जो पक्ष है उसको भी बनाए रखें। वहीं इस महापंचायत को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट पर विश्वास किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को अपनी बात हाईकोर्ट के समक्ष रखनी चाहिए। गौरतलब है कि पुरोला में पिछले दिनों एक नाबालिग को भगाने का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नई दिल्ली में भारतीय फुटवियर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स यानी क्वालिटी नियंत्रण आदेशों में नए सिरे से बदलाव किया जा रहा है और ये भारत के ब्रांड स्थापना में मददगार होंगे, साथ ही भारतीय उत्पादों के मूल्य में भी वृद्धि करेंगे। चमड़ा उद्योग के विभिन्न संघों के उद्योगपतियों ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का स्वागत करते हुए कहा कि वे QCO को अपनाने की दिशा में काम करेंगे। जितनी समस्याएं अभी तक कई बार पेपरों में पढ़ने मिलती थी, इधर उधर सुनने मिलती थी, सब पे विस्तार से लंबी बैठक के माध्यम से समाधान किया गया है। जो विषयों में स्टैंडर्ड्स में बदलाव की आवश्यकता थी उनको बदल के आज ही अपलोड करके उसमें 6 महीने की राहत दी गई है। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स रह गए हैं जिसमें स्टैंडर्ड बने नहीं हैं, वो 1-1.5 महीने में बन जाएंगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, उनको 6 महीने और दे दिए हैं। उन पे 1 जनवरी 2024 से लागू होगा और जो माइक्रो इंडस्ट्री है उनको 1 जुलाई 2024 से यानी 1 साल और दे दिए हैं, उसके बाद लागू होगा। साथ ही साथ टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ लगाना देश भर में, उसके लिए भी BIS तैयार है और इंडस्ट्री जहाँ जहाँ मांगेगी हम टेस्टिंग फैसिलिटीज़ लगाएंगे। और जो स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड विद DPIIT है, जिन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन की है, या जो माइक्रो इंडस्ट्री है 5 करोड़ से नीचे वाली, जब भी उन पे लागू होगा उनको टेस्टिंग फीस मात्र 20% देनी पड़ेगी, यानी 80% का डिस्काउंट माइक्रो यूनिट्स को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने युवाओं को 58% ज्यादा नौकरियां दी हैं। लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अब तक 8,80,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। सरकार ने, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
अब तक 8,80,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां भारत सरकार के सौजन्य से यूपीएससी एसएससी के माध्यम से दी गई कि जो नौकरियां लगी हमारे देश में उसमें यूपीए की कांग्रेस ने सरकार का अगर आप आंकड़ा देखें तो मोदी जी की सरकार ने 58% ज़्यादा नौकरियां दी। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में पार्टी की गतिविधि को और सक्रिय बनाने पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जून को बिहार आएंगे। इसके साथ ही 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा करेंगे। महासंपर्क अभियान हमारा चल रहा है और हम लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं कि 2014 के भारत और 2014 के बाद के भारत, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में अभियान चल रहा है, बिहार में भी इस अभियान को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी 2 महत्वपूर्ण बड़े नेता हमारे बिहार जा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी 24 तारीख को झंझारपुर में सभा करेंगे और 29 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार की यात्रा पर रहेंगे। भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर 18वें CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच लंबे समय से व्यापार और आर्थिक संबंध हैं। हमारे संबंध केवल लेन देन के नहीं हैं, एक साझा संघर्ष की एकजुटता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अफ्रीका के साथ हमारी साझेदारी डिजिटल, ग्रीन एनर्जी, खाद्य और जल संसाधन क्षेत्र पर केंद्रित है। इंडिया एंड अफ्रीका have a long-standing trade and economic linkages, as indeed they do in people-to-people context. India staunchly supported African countries in their quest to attain independence and to fight against colonialism and apartheid. This is important to recall because our ties are not transactional but represent the solidarity of a shared struggle. Africa, therefore, occupies an important place in India's foreign policy. During the last 9 years, this has been consciously stepped up under the direction of Prime Minister Narendra Modi. Our engagement with the continent has since witnessed 36 high-level visits from India and more than 100 high-level visits from Africa to India. लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं। मामले की जांच कर रही NIA ने हमले में शामिल कई लोगों की तस्वीरें जारी कर लोगों से इन्हें पहचानने की अपील की है। राष्ट्र विरोधी तत्वों को कानून के शिकंजे में पहुंचाने के मकसद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 45 लोगों की तस्वीर जारी की है और आम लोगों से इनके बारे में सूचना मांगी है। NIA ने व्हाट्सएप नंबर +91 729 000 9373 जारी किया है, जिस पर कोई भी सूचना भेज सकता है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इससे पहले NIA ने सक्रियता से कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल देश विरोधी ताकतों के कई CCTV फुटेज भी जारी किए थे। एजेंसी ने आम लोगों से इन राष्ट्र विरोधी ताकतों की पहचान करने की अपील की ताकि इन्हें कानून के शिकंजे में लाया जा सके। बीते 19 मार्च को देश विरोधी ताकतों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमला किया था। भारत ने मामले में ब्रिटेन को सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच NIA को सौंपी थी। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।